सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिडवाइफरी के 5 नंबर। अब पूछिए कैसे। तो आज मैं आप लोगों के 5 नंबर पक्के करवाने वाली हूँ, जिसमें कि ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। तो आप लोगों को पता ही है कि ट्रू एंड फॉल्स के जो क्वेश्चन आते हैं मिडवाइफरी में वो 5 नंबर के होते हैं। और आज की इस वीडियो से आपके वो 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एमनियोटिक थैली में द्रव की मात्रा 500 ml से अगर अधिक होती है तो उसको ओलिगोहाइड्रोमिनाज कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। क्यों गलत है, अब आइए आपको समझाते हैं। क्योंकि अगर 200 ml से कम रहता है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनाज, और अगर 2000 ml से एमनियोटिक द्रव जो होता है वो ज़्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनाज। अगर यहाँ पे 500 ml की जगह पे 200 ml की बात की गई होती तो ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होता, बट यहाँ 500 ml की बात की गई है तो ये क्वेश्चन गलत होगा, अर्थात हम इस पे फॉल्स का ट्रिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि एमटीपी 20 सप्ताह की गर्भावस्था तक की जाती है। इसमें क्वेश्चन है कि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो 20 वीक की गर्भावस्था तक की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सामान्य गर्भस्थ शिशु की धड़कन की जो दर होती है वो 100 प्रति मिनट है। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है कि सामान्य गर्भस्थ शिशु की धड़कन की दर 100 प्रति मिनट होती है। तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे और हम ये जानेंगे कि नॉर्मल गर्भस्थ शिशु की धड़कन की दर कितनी होती है। तो एक जो सामान्य गर्भस्थ शिशु होता है उसकी धड़कन सामान्यतः 120 से 140 होती है, लेकिन इसमें 100 प्रति मिनट दिखा रहा है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु के गर्भावस्था के द्वितीय महीने में गर्भस्थ शिशु की हलचल महसूस की जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि द्वितीय महीने में गर्भस्थ शिशु की हलचल महसूस की जा सकती है, ये बात गलत है। गर्भावस्था के अंत तक महिला के वजन में 10 से 12 किलोग्राम की वृद्धि होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते ही होंगे जो यूट्रस का वेट होता है 50 से 60 ग्राम होता है, लेकिन जब वही गर्भावस्था में माँ चली जाती है, मतलब औरत जो होती है जब गर्भावस्था में चली जाती है तो उसका जो वज़न होता है 1000 ग्राम हो जाता है, अर्थात कि 10 किलो या 12 किलो तक वज़न बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें अब आप सोचेंगे कि 10-12 केजी अगर बढ़ता है तो बच्चे की वज़न क्यों 10-12 केजी नहीं होती है। तो ऐसा क्या इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक तो मान लीजिए कि 2.5 से 3 केजी का बच्चा हो गया, प्लस उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड रहते हैं उसकी मात्रा, प्लस जो प्लेसेंटा रहता है उस सब का वेट, तो ये सब वेट मिलाकर 10 से 12 किलोग्राम हो जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे का ही वज़न, बच्चा ही उसमें रहता है इसलिए 10 से 12 केजी होता है, क्योंकि बच्चा 2 से 3 केजी का ही रहता है और बाकी सब उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड और जो प्लेसेंटा होते हैं उन सब का वजन होता है। अब कह रहा है डायूरेटिक ड्रग वह है जिससे मूत्र निर्माण में तीव्रता आती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डायूरेटिक मीन्स होता है यूरिन के निर्माण वाली। तो डायूरेटिक ड्रग वह है जिससे मूत्र निर्माण में तीव्रता आती है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन की गुणवत्ता जीवन का अच्छी प्रकार से जीना है। तो ये भी बातें सही है कि जीवन की गुणवत्ता जीवन का अच्छी प्रकार से जीना ही जीवन की गुणवत्ता कहलाती है। तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। सामान्यतः स्तन रसौली में खुजली नहीं होती है। तो स्तन रसौली में ये बात सही है कि सामान्यतः स्तन रसौली में खुजली नहीं होती, ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तन कैंसर 50 वर्ष की आयु के बाद अधिक होता है। तो ये भी चीज़ें सही है, क्योंकि 50 वर्ष तक क्या होता है कि माँ के पास जो बच्चे रहते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, तो उसकी वजह से
नहीं होने के चांसेस रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। अब हम आपको एक बात बता दें कि जो भी महिलाएं सोचती हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाएं, मेरी बॉडी शेप अच्छी रहेगी, तो उनको मैं ये बता दूं कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी अपने आसपास शिक्षा देनी चाहिए कि अगर किसी की कोई माँ है और अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही हैं अपनी बॉडी के चक्कर में, अपनी बॉडी का शेप बनाने के चक्कर में, तो ऐसा वो ना करें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से वो ब्रेस्ट कैंसर से बच सकती हैं। तो ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। मासिक धर्म ना आने को क्या कहते हैं? एमनोरिया कहते हैं। तो ये बात भी सही है, मासिक धर्म ना आने को एमनोरिया कहते हैं। और जब मासिक धर्म बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है तो उसको डिसमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? डिसमेनोरिया। इसमें डिस लगा देंगे, हो जाएगा। अगर पेनफुल मासिक धर्म आ रहा है तो डिसमेनोरिया कहते हैं। और डिसमेनोरिया आप लोगों को भी कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे तक अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है, जब आपकी मेंस स्टार्ट होते हैं, तो अगर 24 आवर तक आपके बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं तो वो आपका डिसमेनोरिया के अंतर्गत आता है। और 21 साल के बाद, जब आप 21 साल की हो जाएंगी, तो ये दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आप लोगों को एक बार डॉक्टर से भी संपर्क करना चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। EDD क्या है? 1 सेकेंड। EDD 1812 में नेगे फार्मूला द्वारा बनाया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। प्रथम बार गर्भधारण करने वाली स्त्री प्राइमी ग्रेविडा कहलाती है। तो प्राइमी ग्रेविडा जो पहली बार गर्भावस्था को धारण करती हैं वो प्राइमी ग्रेविडा कहलाती हैं। और मल्टी ग्रेविडा वो होती हैं जो काफ़ी बार, मतलब 2 बार से ज़्यादा जब कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसको मल्टी कहते हैं। सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर विस्तारण में प्रथम अवस्था समाप्त हो जाती है। तो सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर पर प्रथम अवस्था समाप्त हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये कब की अवस्था है? जब प्रेग्नेंट वूमेन जाती हैं अपने डिलीवरी करवाने के लिए, तो उसमें स्टेजेस होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का डायलेशन 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ऑक्सीटोसिन औषधि गर्भावस्था की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करती हैं। तो ये बात बताइए आप सही है कि नहीं? तो हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। PGE सर्विक्स के ऊपर उठने के लिए दी जाती है। तो PGE जो होता है वो सर्विक्स के ऊपर उठने के लिए दी जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नितंब प्रसव में सबसे पहले शिशु का सिर आता है। तो नितंब प्रसव में सबसे पहले शिशु का नितंब आता है, उसके बाद उसकी टांगें आती हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सामान्य प्रसव में 4 अवस्थाएं होती हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सामान्य अवस्था में 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रसव के समय ये बातें सही हो जाएंगी। प्रसव के समय इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन यूट्रस के संकुचन के लिए दिया जाता है। भाई ये आप क्वेश्चन बताइए कि प्रसव के समय इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन यूट्रस के संकुचन के लिए दिया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अवास्तविक श्रोणि में अस्थायी श्रोणि 2 भागों में विभाजित होती है, ये बात गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नाल की चारों ओर वार्टन्स जेली होती है, तो ये बात सही है, ये बिल्कुल सही है। तो इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। परिपक्व ओवम में 22 क्रोमोसोम रहते हैं। तो परिपक्व जो ओवम होता है उसमें 22 क्रोमोसोम नहीं होते हैं, बल्कि तो जो एक परिपक्व ओवम होता है उसमें 22 क्रोमोसोम ना होकर बल्कि 23 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए ये आंसर गलत है कि 22 क्रोमोसोम। वंशानुक्रम का अर्थ है कि क्रोमोसोम से होते हैं, तो ये बात सही है कि वंशानुक्रम का अर्थ क्रोमोसोम नहीं होता है, सॉरी, क्रोमोसोम से ही नहीं होता है वंशानुक्रम, तो ये बात गलत है यहाँ पे। द्वितीय अवस्था है 13 सप्ताह से 28 सप्ताह तक, ये बात भी गलत है, क्योंकि पहला जो वीक होता है, मैं आपको बता दूं, जस्ट 1 सेकेंड। फर्स्ट वीक जो होता है वो 0 से 12 सप्ताह होता है, और उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें 13 से
कितने सप्ताह तक? 24 सप्ताह तक लिया जाता है, लेकिन इसमें बात कही गई है कि 28 सप्ताह की। और जो थर्ड स्टेज होता है उसमें 25 से जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक वो अवस्था माना जाता है। तो इसमें बात कही गई है 13 सप्ताह से 28 वीक तक, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी। XX मादा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मास्टर ग्रंथि एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, तो हाँ ये बात सही है कि मास्टर ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड या सबसे छोटी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि भी इसको कहते हैं। नितंब प्रसव में सबसे पहले शिशु का सिर आता है, ये सब बातें हमने आगे कर ली है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ तक वो क्वेश्चन वही सब हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। गर्भावस्था की द्वितीय ये भी हो गया था। मूत्रमार्गी अंगों के संक्रमण को STD कहते हैं। तो जो मूत्रमार्गी अंग होते हैं उनको STD नहीं कहते हैं, बल्कि जो वेजाइना के अंग होते हैं उनको STD कहते हैं। मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है वो वेजाइना के थ्रू होती है, ना कि यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये बात गलत हो जाएगी। स्त्रियों में गर्भाशय व स्तन कैंसर बहुत कम होता है। तो ये भाई एक फीमेल का ही तो है, ये डिजीज़ेज जो होती हैं वो फीमेल में ही होती हैं, और इसमें बात आ रही है कि बहुत कम होती हैं। तो बहुत कम नहीं होती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और आपको मैं बता दूं कि जिसके भी ब्रेस्ट कैंसर होता है उनकी ब्रेस्ट को पूरा निकलवाना पड़ता है, और आप खुद सोच सकते हैं ये कितनी पेनफुल एक फीमेल के लिए चीज़ें होती होंगी। तो स्त्रियों में ही सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये मेल की कोई डिजीज़ नहीं है, ये फीमेल में ही होती है। तो इसलिए ये चीज़ें गलत हैं। देखिए मैं आप लोगों को सोच रही हूँ कि एक एक टॉपिक अच्छे से समझाते हुए चलो, जिससे वो चीज़ें आपको भूले ना। अगर मैं ये भी कर सकती हूँ कि बस मैं ये बताऊँ कि MTP 20 वीक की गर्भावस्था तक की जाती है, गलत सही गलत सही गलत, तो मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को समझाते हुए चलूँ, तो इसलिए शायद मेरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा सकती है, बट आप स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। आपको इससे ये भी पता चल जा रहा है कि नॉर्मल चीज़ें क्या होती हैं और इसमें गलत क्यों बताया गया है। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको इसी तरीके से वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। कह रहा है कि गर्भावस्था के 12वें सप्ताह में गर्भाशय के आधार फंडस की ऊंचाई जो होती है, अब आप बता सकते हैं कहाँ गया ये क्वेश्चन। गर्भावस्था के 12वें सप्ताह में गर्भाशय के आधार फंडस की ऊंचाई श्रोणि पेल्विक के स्तर से ऊपर हो जाती है। तो फंडस जो होता है ना, आप देखिए जब ये आप देखे होंगे स्टमक होता है, तो ये कह रहा है 12वें सप्ताह में गर्भाशय के आधार फंडस की ऊंचाई पेल्विक के स्तर से ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए पेल्विक, तो पेल्विक के ऊपर 12वें सप्ताह में ये उठ ही जाता है। तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। ये मैं आपको अच्छे तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि किस तरीके से 12वें सप्ताह में कितनी ऊँचाई बढ़ती है और कितनी ऊँचाई 13वें सप्ताह में बढ़ती है। ये चीज़ें मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊँगी अच्छे तरीके से। वीडियो थोड़ी लॉन्ग जाएगी। इक्लैम्सिया रोग से गर्भवती को हाइपरटेंशन हो जाता है। क्या कह रहा है, इक्लैम्सिया रोग से गर्भवती को निम्न रक्तचाप हो जाता है। हाइपरटेंशन नहीं होता, हाइपरटेंशन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। HCG हार्मोन केवल गर्भावस्था में ही बनता है। तो ये बात सही है कि HCG हार्मोन्स जो होता है वो केवल गर्भावस्था में ही बनता है। और देखिए जो HCG का फुल फॉर्म होता है, HCG का फुल फॉर्म वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए। शुक्राणुओं का निर्माण गर्भाशय में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्राणु मीन्स स्पर्म होता है, तो स्पर्म एक मेल पार्ट होता है, मेल के अंदर इसका निर्माण होता है, जो कि आकर जो फीमेल में ओवम का निर्माण होता है, उससे मिलते हैं स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं। फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म दोनों आपस में मिलते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद एक बेबी का निर्माण होता है। तो इस शुक्राणु का निर्माण गर्भाशय में नहीं होता। गर्भाशय एक जो होती है
फीमेल की बॉडी पार्ट है, फीमेल की बॉडी पार्ट का एक हिस्सा है और शुक्राणु मेल के पार्ट का हिस्सा है। तो ये कैसे गर्भाशय में बन सकता है, इसलिए ये गलत है। शिश्न वह अंग है जो वीर्य योनि में पहुंचाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शिश्न वह अंग है जो वीर्य को योनि में, वेजाइना में पहुंचाता है। गर्भावस्था में भी स्त्री को पूर्व की तरह आहार करना चाहिए। तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर गर्भावस्था में भी आप स्त्री को उतने ही आहार देंगे तो वो एनीमिया की शिकार हो सकती है, क्योंकि उसे ज़्यादा किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अकेली बॉडी नहीं रहती, उसके अंदर बच्चा भी पल रहा होता है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम मान सकते हैं कि एक नॉर्मल जो वोमेन होती है वो अगर 2500 किलो कैलोरी ले रही है तो उसको गर्भावस्था में 2700 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। गर्भावस्था 14 दिन से 9 सप्ताह तक के गर्भ को भ्रूण कहते हैं। तो 14 दिन से 9 सप्ताह तक के गर्भ को भ्रूण नहीं कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से 8 वीक तक जो बेबी होता है उसको भ्रूण कहते हैं, और उसके बाद हम फीटस या शिशु कह सकते हैं। तो ये चीज़ इसलिए गलत हो जाएंगी। प्लेसेंटा शिशु जन्म से पहले ही स्त्री के शरीर से बाहर निकल जाता है। तो प्लेसेंटा जो होता है वो शिशु जन्म के बाद में आता है, और अगर कभी भी प्लेसेंटा शिशु के पहले आ जाता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें गलत है। और प्लेसेंटा 3rd स्टेज में बाहर आता है, जबकि जो बेबी होता है वो 2nd स्टेज में ही बाहर आ जाता है। एमनियन व कोरियन भ्रूण की महत्वपूर्ण झिल्लियाँ होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। गर्भावस्था होने की जांच स्त्री के रक्त से की जाती है। तो स्त्री के रक्त से ना करके यूरिन से की जाती है। हालांकि रक्त से भी की जाती है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यूरिन से ज़्यादातर की जाती है और अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखी जाती हैं। सुरक्षित मातृत्व का स्वीकृत समय गर्भधारण करने के प्रथम दिन से शिशु जन्म के बाद 42 दिन तक होता है। तो ये दिन लिखा है। सुरक्षित मातृत्व का स्वीकृति समय गर्भधारण करने के प्रथम दिन से शिशु जन्म के बाद 42 दिन तक होता है। ये बातें सही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NRHM मीन्स होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में एनम की कोई भूमिका नहीं होती। अरे भाई, एनम की ही तो पूरी भूमिका होती है इसमें। तो ये चीज़ें गलत हैं। मातृ मृत्यु दर MMR मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट प्रति 10,000 नहीं, 10,000 नहीं है, सॉरी, 1 लाख है। तो 1 लाख प्रजननकारी स्त्रियों में मरने वाली कुल स्त्रियों की संख्या है। तो ये सही है। इसी पे इसकी रेट को मतलब काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। परिवार कल्याण के लिए लक्ष्य मुफ्त उपागम पूर्ण रूप से भारत में सफल है। क्या क्वेश्चन है, आप फिर से पढ़िए। परिवार कल्याण के लिए लक्ष्य मुफ्त उपागम पूर्ण रूप से भारत में सफल है। अरे भाई, कहाँ सफल है, सफल नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्वास्थ्य सांख्यिकी का ज्ञान एनम के लिए अतिरिक्त योग्यता है। तो हाँ, ये अगर एनम डेमोग्राफी को, हेल्थ डेमोग्राफी को जानती हैं तो उनके लिए ये अतिरिक्त योग्यता होती है। तो ये बात सही है। जन्म व मृत्यु दर, आयु अभिलाषा दर, सामान्य प्रजनन क्षमता दर, सकल प्रजनन दर, दंपत्ति रक्षा दरों का अध्ययन स्वास्थ्य सांख्यिकी का विषय नहीं है। ये बिल्कुल स्वास्थ्य सांख्यिकी का विषय है। इसी के द्वारा किसी के भी स्वास्थ्य को जाना जा सकता है कि कितनी मृत्यु दर। जैसे कि देखिए, अगर आप गाँव में रहते हैं और वहाँ के में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उस पर अगर आप उनकी मृत्यु दर को और जन्म दर को निकालेंगे, अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा मृत्यु दर में आती है तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। कोई ना कोई तो बीमारी है जो इस वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो ये स्वास्थ्य का ही एक अध्ययन है। अगर बच्चे जीवित हो रहे हैं, सारे बच्चे, 1-2 बच्चे कभी मर जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मतलब स्वास्थ्य के लिए ये गाँव अच्छा है, परफेक्ट है। अगर आप 2 गाँव को कॉम्बिनेशन करेंगे और किसी गाँव में बहुत ज़्यादा बच्चे ख़त्म हो रहे हैं और किसी गाँव में कम बच्चे ख़त्म हो रहे हैं,
हैं तो इसका मतलब इन्वायरमेंट का कोई असर है, कोई भी स्वास्थ्य यहाँ का अच्छा है इस गांव का जहाँ पे बच्चे जीवित हैं, और जिस गांव में बच्चे मर रहे हैं वहाँ की इन्वायरमेंट में कोई गड़बड़ी है, इसी वजह से उनके स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे आपको ये पता चल जाएगा। तो ये इसका कहने का मतलब है कि ये स्वास्थ्य सांख्यिकी का विषय नहीं है, तो ये बिल्कुल भी स्वास्थ्य सांख्यिकी का विषय है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि से जन सामान्य के स्वास्थ्य में सुधार होता है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इंसान की डिमांड बढ़ेगी, और इंसान की जब डिमांड बढ़ेगी तो कोई भी किसी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। वो सब लोग थोड़े थोड़े एरिया में रहेंगे और ना तो सफाई रख पाएंगे ना तो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या जब ज़्यादा रहेगी तो सफाई भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये स्वास्थ्य में सुधार कोई नहीं होगा। अगर जनसंख्या कम रहेगी तो स्वास्थ्य में अच्छे तरीके से सुझाव हो जाएगा। यौन कर्मचारियों, सुई लगाने वालों तथा पुरुष संजात यौन करने वालों में HIV संक्रमण फैलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, तो ये सही है। तो जो सेक्सुअल कर्मचारी होते हैं, जो सेक्स वर्कर्स होती हैं, आप लोग को पता ही होगा गंगू काठियावाड़ी है ना, ऐसे कोई मूवी, तो उसको आपने देखा ही होगा। तो जैसे कि अगर कोई भी एक लोग से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहती हैं, सेक्स करती हैं किसी अदर पर्सन से, और आपको नहीं पता है कि उसके अंदर HIV का इन्फेक्शन है, तो आपके अंदर भी वो HIV होगा ज़रूर। अगर कांटेक्ट अदर लोगों से, बहुत ज़्यादा लोग से, जो कि सेक्स वर्कर होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों से सेक्स कांटेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर HIV डिजीज़ आ जाती है। और बात करते हैं कि सुई लगाने वाले, तो जो इंजेक्शन लगाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भी जब इंजेक्शन आप भी लगाएं तो उसकी निप कभी भी आपके हाथ से टच नहीं होनी चाहिए, ना तो लगाते टाइम और ना ही लगाने के बाद, क्योंकि उस पर्सन को क्या बीमारी है आपको क्या पता। आपके हाथ में टच होने से वो इन्फेक्शन आपके अंदर आ जाता है, तो इसीलिए इंजेक्शन लगाने वालों के अंदर ये बीमारी जल्दी आ जाती है। तो ये इंजेक्शन के थ्रू भी फैलती है, और कभी भी एक इंजेक्शन जो होता है वो 1 से 2 लोग को नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आपने एक को लगाया और दूसरे को भी आप सोचें कि उसी इंजेक्शन से लगा दें, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उसकी डिजीज़ जो होती हैं वो दूसरे पर्सन के अंदर चली जाती हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट में अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कम से कम 2 वीडियो आएगी इसकी, ट्रू एंड फॉल्स की। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। और हाँ, एक चीज़ और, अपने दोस्तों के साथ भी भाई शेयर कर दिया करो आप लोग, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते हैं और मेरी वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं, और जब 10-12 व्यूज़ आते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, जैसे मैं आप लोगों की बातों को समझती हूँ, और आप लोग के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो लाती हूँ। आप लोग जो भी बोलते हो मैं उसी अकॉर्डिंग वीडियो लाती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर देना, और चैनल को अगर नए हो तो आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।